हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। और आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो, और भी बेहतरीन हो, उसके लिए मैं अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। और अपने मेहनत के इसी कड़ी में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आज। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे BPCS 187 को। क्या डिस्कस करेंगे? BPCS 187 को। इसका नाम है मानव संसाधनों का प्रबंधन। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मानव संसाधन क्या है, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन आगे जाने से पूर्व, डिस्कशन पर जाने से पूर्व, एक छोटा सा ऐड आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को इरिटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो खैर, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इग्नू टिप्स असाइनमेंट है ये डील करती है इन सभी चीज़ों में। सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, शॉर्ट गैस पेपर, गाइड बुक्स, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, रिपोर्ट CTC, इन सब चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है। अब आप इन सभी चीज़ों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो आप www.ignutipsassignment.com जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके ये चीज़ें ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर ignutipsassignmentinfo@gmail.com पर मेल करके आप ये चीज़ें पा सकते हैं। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और फॉलो आप कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम, ये आप लोगों को दिख गया होगा, ये जो है मेरी इंस्टाग्राम ID है। यहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पा लीजिए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर, आखिर हमें डिस्कस क्या करना है आज। तो आज जो हमें डिस्कस करना है, एक सेकेंड में जरा फुल स्क्रीन मोड कर देता हूँ। ये भी फुल स्क्रीन हुआ नहीं है, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये अब हो चुका है बड़ा। तो ये अब आप लोगों को फुल स्क्रीन मोड में दिख रहा होगा। ऊपर मैं यहाँ पर हेडिंग लिखना भूल गया हूँ। दरअसल क्या है ना कि ये PDF अभी कंप्लीट रूप से तैयार नहीं थी, और मैं बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं इस PDF को कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो जितना भी PDF तैयार हुआ, मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। और ये जो PDF है ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगी, अगले वीडियो में जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगी। तो जब दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, तो उस समय ये PDF भी कंप्लीट रहेगी और आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं। और परचेज कर सकते हैं 9523779253 पे व्हाट्सएप करके। और जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये जो PDF है ये एक ईबुक फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दी जाएगी, क्योंकि इग्नू टिप्स असाइनमेंट इस साल 2 ईबुक लॉन्च करने जा रही है। एक तो BEGE 142 की, और ये एक इंग्लिश की बुक है। और अगर दूसरे की बात करें तो वो है BPCS 187। तो अब आप लोग इतनी बातें समझ गए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, या मानव संसाधन का जो प्रबंधन है उससे हम कैसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसका विस्तार क्या है, यही सब चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पर जो डिस्कशन करेंगे सो तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आप लोगों से। आखिर बुक का नाम मानव संसाधनों का प्रबंधन ही क्यों रखा गया? आखिर ये मानव संसाधन है क्या? ये पॉइंट जो है आप लोगों के मन में भी खटक रहा होगा। तो अभी मैं इसी पॉइंट का आंसर करने वाला हूँ, इसी पॉइंट को आंसर अभी मैं करूंगा। प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले संसाधन की बात करते हैं। अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अथवा ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, पर्यावरण अथवा ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, कोई वस्तु जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो एवं जिसको बनाने हेतु प्रौद्योगिकी हो और इसको मैं इधर लिख देता हूं, और वह सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। तो यह संसाधन की परिभाषा है। अब सीधे इसको एग्जांपल से समझते हैं। लकड़ी, हवा,
यह संसाधन है। अब कैसे संसाधन है वो हम बात करते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने लिखी है, इस बात के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये दोनों चीजें, ये दोनों जो है लकड़ी और हवा, इन सबको फुलफिल करेंगी। आगे मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, ये जो लकड़ी है, यह पर्यावरण में मिलता है या नहीं मिलता है, या यह ब्रह्मांड का हिस्सा है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा यस। यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा यस। लकड़ी से आप जलावन बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, या अन्य कुछ भी बना सकते हैं, एवं जिसे बनाने हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जैसे कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने से मेरा मतलब है कि लकड़ी, जलावन हम लोगों ने बना लिया, तो इसको बनाने की कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना, जैसे कि लकड़ी को जलावन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से उसको चीरते हैं। तो कुल्हाड़ी से जो हम उसको चीर रहे हैं, तो तब वो जलावन जो बन रहा है, तो इसका मतलब कि कुल्हाड़ी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से लकड़ी को जलावन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यह सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी से जलावन आप बनाते हैं तो आपको पुलिस उठा के ले जाती है कि तुमने लकड़ी से जलावन क्यों बनाया। ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पलंग बनाते हैं तो पलंग को बनाने के लिए भी तो छेनी, रुखानी, बटारी, रंदा और भी पता नहीं क्या क्या बढ़ई की चीजें होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ई के औजार होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए, हवा की बात कर लेते हैं। हवा भी एक संसाधन हो सकता है, जैसे कि विंड मिल में, राजस्थान इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में विंड मिल बनाए जाते हैं। 3 पंखे लगा दिए जाते हैं, उसको हवा की मदद से चलाया जाता है, और जब हवा बहता है तो इससे क्या होता है कि नीचे एक बिजली तैयार होता है, और उस बिजली से कई अन्य सारे काम किए जाते हैं। तो यह क्या है, ये जो विंड मिल है एक तकनीकी है जिसके माध्यम से हवा को एक संसाधन के रूप में बदला गया। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि आप यूरेनियम प्लांट के बारे में सुने होंगे, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में सुने होंगे, नाभिकीय संलयन और विखंडन सुने होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन जरूर सुने होंगे। साइंस का एक टर्म है, फिजिक्स में कभी कभी ये सारी चीज़ें दी गई होती है, और कभी कभी जियोग्राफी में भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जब सूर्य के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सूर्य में भी नाभिकीय संलयन, विखंडन होता रहता है। तो इतनी बात समझ गए। तो अब यूरेनियम की बात कर लेते हैं। तो यूरेनियम जो है ना, यह एक बहुत ही मतलब ताकतवर ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसा मान के चलिए कि यूरेनियम से जो है ना, कई किलोवाट, कई किलो मेगावाट, जो भी समझ लीजिए आप, उतने मेगावाट की बिजली तैयार की जा सकती है, या उसको किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब यूरेनियम जो रिएक्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से कई सारे अन्य बहुत ही पावरफुल काम किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, यूरेनियम हमारे पास मौजूद है प्रचुर मात्रा में। यूरेनियम से जो नाभिकीय रिएक्टर तैयार होगा, वो सब सारी तकनीकी हमारे पास मौजूद है। लेकिन कहीं कहीं पर यह अब भी बैन है, इस पर अभी भी रोक लगाया गया है, क्योंकि यह जितना संसाधन है, जितना मनुष्य इसका इस्तेमाल संसाधन के रूप में कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में कर सकता है, यह उससे कई गुना ज़्यादा घातक भी और कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। संसाधन से ज़्यादा यह विनाश है। तो कई देशों में काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि एक तरह से सुरक्षा के साथ, काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर ये संसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और हमारे भारत देश में भी ऐसा ही यूरेनियम का एक तापघर है, जो कि तमिलनाडु में है। नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उस रिएक्टर का। तो यहाँ पर ये संसाधन है, लेकिन कई अन्य देश ऐसे भी हैं जहां पर आज भी यूरेनियम से जो बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यूरेनियम के रिएक्टर्स को बनने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वह विनाशकारी है, और यह सांस्कृतिक रूप से वहां मान्य नहीं है। इस वजह से इसे हम उस जगह पर कम से कम संसाधन तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मानव संसाधन। अब संसाधन समझ गए तो मानव संसाधन भी समझ जाएंगे आप। संसाधन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से भी समझ चुके हैं। तो देखिए, अब यहाँ संसाधन के साथ जुड़ा हुआ है मानव, तो हम कह सकते हैं मानव संबंधी संसाधन। मतलब जो संसाधन मानव से जुड़ा हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि मानव स्वयं एक संसाधन है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि मानव का भी इस्तेमाल कभी कभी दूसरे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं।
तो वही उस समय में मानव जो है, एक मानव दूसरे मानव के लिए एक संसाधन बन जाता है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं मानव हूँ, मैं एक आदमी हूँ, और मैं जो भी इतनी जोर जोर से बातें कर रहा हूँ, इतना जो भाषण दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं हो तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको फायदा हो रहा है तो मैं उस समय आपके लिए एक संसाधन बन जाऊंगा। संभवतः मैं भी आप लोगों के लिए संसाधन ही हूं, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके वीडियो देखने से आपको फायदा हो रहा है, और वीडियो के अंदर जो बोल रहा है वो मैं हूं। वीडियो के अंदर जो बातें बोली जा रही है वो मेरे द्वारा बोली जा रही है, और मेरे द्वारा बोली जाने वाली बातों से, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से आपको फायदा हो रहा है। तो उस परिस्थिति में मैं आपके लिए एक संसाधन हूँ, और मैं कैसा संसाधन हूँ, तो मैं एक मानव संसाधन हूँ। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मानव क्या है? एक संसाधन है। कब, किस परिस्थिति में? जब दूसरा मानव उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मानव सामान्य तौर पर एक संसाधन नहीं होता है, यह भी पॉइंट करने लायक बात है। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, अगर हम उसे संसाधन कहेंगे तो यह हमारी मूर्खता होगी। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, संस्कार आ जाते हैं उसमें, उसको डॉक्टरी लाइन का ज्ञान हो जाता है या कई सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, तो वह एक संसाधन बन जाता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वह एक संसाधन नहीं हो सकता है। तो अभी जो मैंने कहा कि बच्चा बड़ा होता है तब वह संसाधन बनता है, तो बड़ा होने के दरमियान वो क्या क्या ग्रहण करता है ये आप सोचिए। तो आप सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले बच्चे की बुद्धि विकसित होती है। बच्चे की बुद्धि जब विकसित होती है तब वो शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उसे पूंजी का भी ज्ञान होता है। तो अब आप नोटिस कीजिए कि मानव कैसे एक संसाधन के रूप में मानव संसाधन बन जाता है। तो सबसे पहले मानव संसाधन बनने की शर्त है कि उस मानव के पास शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, चाहे वो शिक्षा कागजी हो या फिर चाहे वो शिक्षा मानसिक तौर पर दी गई हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी जो शिक्षा है यह कागजी शिक्षा है, लेकिन जो मिस्त्री है, जो राज मिस्त्री है, जो कि ईंट के दीवाल को जोड़ता है, तो उसके पास जो शिक्षा है वो कोई कागजी शिक्षा नहीं है, वो शारीरिक शिक्षा है, और साथ ही वो उसकी मस्तिष्क की शिक्षा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी के पास शिक्षा है, चाहे वो कागजी हो या शारीरिक अथवा मानसिक हो, और वह शिक्षा उन्होंने ग्रहण की हो, उस बंदे ने ग्रहण की हो या उस मानव ने ग्रहण की हो, तब फिर उस स्थिति में अगर वो अपने शिक्षा का इस्तेमाल कर रहा है तो वह मानव संसाधन कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव तभी संसाधन हो सकता है जब उसके पीछे शिक्षा का प्रभाव हो, उसको प्रशिक्षण मिला हो, और उस पर कुछ पैसे खर्च किए गए हो, कुछ धन खर्च किए गए हो उसको मानव संसाधन बनाने में। आई होप आप लोग इतना समझ गए हैं। और मानव संसाधन को हम एक तरह से कह सकते हैं उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली कुंजी। जैसे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ, तो मैं एक तरह से उत्पादन ही कर रहा हूँ, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार ही कर रहा हूँ, और उससे आपको फायदा हो रहा है, तो मैं एक तरह से आपके लिए पूंजी भी हो गया और एक तरह से आपके लिए संसाधन भी हो गया। पूंजी क्या होता है? पूंजी वो होता है जिसके इस्तेमाल से या जो आपके पास हो और जिससे आपको फायदा होता हो। पूंजी के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कार्यशील पूंजी होती है, चल अचल पूंजी होती है, कार्यशील और अस्थाई पूंजी होती है। मूल रूप से कार्यशील और अस्थाई होती है, कार्यशील और अस्थाई पूंजी होती है। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। चल अचल पूंजी, चल अचल संपत्ति भी होती है। तो खैर वो सब चीज़ें हमारे डिस्कशन के सेक्टर में अभी नहीं आ रही है, हमारे क्षेत्र में वो नहीं है। तो अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव क्या है? खुद एक संसाधन है जब उससे किसी दूसरे मानव को फायदा हो रहा हो या फिर किसी दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया और बताया। अब है कि मानव संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन का क्या मतलब होता है? प्रबंधन का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर तरीके से लीड करना, एक सही दिशा में ले जाना, तो इसे ही हम प्रबंधन कहते हैं। तो बेहतर प्रबंधन जो है ना, बेहतर रिजल्ट्स देता है और बेहतर अच्छे परिणाम देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर एक बहुत ही मुष्टंडे, बहुत ही ताकतवर आदमी की बात कहूँ, और उस ताकतवर आदमी में इतनी क्षमता है कि वह जो है ना
एक तरह से 50 ईंटों को एक बार में एक जगह से दूसरे जगह फेंक सकता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो व्यक्ति उतना ताकतवर होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह एक मानव संसाधन नहीं है और उसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया है। उसने अपना मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है अथवा उसका मैनेजमेंट किसी और ने ठीक से नहीं किया। उसकी क्षमता है, मान लेते हैं कि वो मानव, जैसे कि उसकी क्षमता 50 ईंट फेंकने की है और उसने एक ईंट भी नहीं फेंका, तो इसका मतलब उसने अपना प्रबंधन खुद ही ठीक से नहीं किया, या फिर वो कहीं जगह किसी जगह काम करने को गया और उसकी क्षमता है 50 ईंट फेंकने की, लेकिन वो 40 ईंट फेंक रहा है। सामने वाला देख रहा है कि इसकी क्षमता 50 ईंट फेंकने की है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है कि भाई तुम 10 ईंट और फेंको एक बार में। तो यहाँ पर क्या, किस चीज की कमी है? तो प्रबंधन की कमी है। तो प्रबंधन को हम क्या कह सकते हैं? बेहतर तरीके से लीड करना। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वो व्यक्ति खुद से एक भी ईंटा नहीं फेंक रहा था, लेकिन अचानक से उसके मन में आया कि नहीं, हम 50 ईंटों को फेंक सकते हैं। अगर वो खुद से 50 ईंटों को फेंक दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्वयं का प्रबंधन कर रहा है, वो स्वयं मानव संसाधन है और वह खुद अपने आप का प्रबंधन कर रहा है। अगर दूसरे केस की बात करें तो उस व्यक्ति की जो क्षमता, मतलब वो व्यक्ति काम कर रहा था, उसकी क्षमता थी 50 ईंट फेंकने की, फेंक रहा था 40 ईंट, लेकिन सामने वाले बंदे ने टोका, सामने वाले बंदे ने उसको समझाया कि भाई देखो तुम्हारी क्षमता 50 ईंट फेंकने की है, तुम 50 ईंट फेंको। तो अब वो व्यक्ति 50 ईंट फेंक रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब देखिए 50 ईंट जो फेंक रहा है, जो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के सर पे फेंक रहा है, किसी का सर फोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे 50 ईंट फेंक रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ ईंटें फेंकनी है एक जगह से दूसरे जगह ले जानी, तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि वो अब 50 ईंटें फेंक रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो वह जो एक मानव संसाधन है उसका जो प्रबंधन है किसी और के द्वारा किया जा रहा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? तो मानव रूपी संसाधन को बेहतर तरीके से लीड करना, मानव रूपी संसाधन को बेहतर तरीके से आगे की ओर ले जाना और बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करना क्या कहलाएगा? तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाएगा। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, इन सभी सूक्ष्म कणों को समझ गए होंगे, सूक्ष्म फैक्ट्स को समझ गए होंगे, एकदम माइक्रो फैक्ट्स समझ गए होंगे। अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं और जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, आप इसको बखूबी अपने क्वेश्चन के आंसर्स में लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, मानव संसाधन विकास क्या है, इसको आप धड़ल्ले से लिख सकते हैं, कहीं कोई आपके आंसर को गलत नहीं कर पाएगा। तो अब सीधे टॉपिक पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया इस माउस को, माउस किधर चला गया? हाँ, ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, और इसको मैं अभी जस्ट आंसर कर चुका हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है तो आप आंसर कर सकते हैं। स्वरूप, विस्तार और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो मानव संसाधन के स्वरूप क्या है, इसका विस्तार कैसा है और इसके उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। मानव संसाधन प्रबंधन के अभिलक्षण अथवा महत्व तथा लाभों की चर्चा कीजिए। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, वो मैं PDF ई बुक में सुधार दूंगा। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सब आगे जो भी है वो मैं बताऊंगा। सीधे चलते हैं आगे। और प्रबंधन क्या है इसको भी मैं तुरंत परिभाषित कर चुका हूं और इसको मुझे नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है। कुछ अन्य लोगों ने प्रबंधन को कुछ अन्य तरीके से परिभाषित किया है, तो वो भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब सीधे बात करते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन जो है इसमें कैसी गतिविधियां आती हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने मानव संसाधन प्रबंधन की बात की तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने आपको संगठन से रूबरू नहीं करवाया। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि मानव संसाधन का जो प्रबंधन होता है वो आजकल संगठन में होता है या संगठन के द्वारा होता है, संगठन के द्वारा होता है। क्योंकि हर एक मनुष्य आजकल किसी न किसी संगठन में काम कर रहा है, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी न किसी फर्म में काम कर रहा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा है, ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति आजकल किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है, और वह जो व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस कंपनी के लिए क्या हो गया, तो एक मानव संसाधन हो गया। और मानव संसाधन वह जो मानव हुआ, तो चूंकि वह कंपनी के हिसाब से कार्य कर रहा है, कंपनी जो उसको करने को कह रही है वह वही कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो मानव संसाधन है उसका प्रबंधन वो खुद नहीं कर रहा है। वह जो मानव है, जो एक मानव संसाधन है, उसका प्रबंधन वो खुद नहीं कर रहा है, बल्कि उसका प्रबंधन एक कंपनी के द्वारा, एक संगठन के द्वारा किया जा रहा है।
तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कैसे संगठन के लिए मानव एक अच्छा संसाधन होता है। आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मानव संसाधनों का प्रबंधन जो है ना, इसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके कई ध्रुव हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक है, जो आपकी पुस्तक है, इसमें मानव संसाधनों के जो प्रबंधन है उसके केवल और केवल एक एस्पेक्ट्स की बात की गई है, एक धुरी की बात की गई है, और वो धुरी है संगठन। तो मतलब मेरा कहना यह है कि हम जो भी बातें करेंगे मानव संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, वो सारी बातें करेंगे हम लोग संगठन के इर्द गिर्द। कैसे मानव संसाधन जो है, कैसे मानव संसाधन संगठन में एक बड़ी भूमिका निभाती है, कैसे मानव संसाधनों का प्रबंधन एक संगठन के द्वारा किया जाता है, कैसे मानव एक संसाधन के तौर पर संगठन को फायदा पहुंचाता है, या फिर कैसे एक संगठन मानव को बेहतर से बेहतर संसाधन बनाने में मदद करता है। तो यही सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, और सारी चीजें हमारी जो घूमेंगी वो घूमेंगी किसके इर्द गिर्द, तो बस और बस संगठन के इर्द गिर्द। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मानव संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अन्य परिभाषाएं दी गई है, कई सारी डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मानव संसाधन प्रबंधन की अगर बात करें तो इसके अंदर कई गतिविधियां शामिल है, जैसे कि संगठन की कॉर्पोरेट रणनीति के साथ साथ मानव संसाधन रणनीति को संरेखित करना। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम संगठन की रणनीति को तो तैयार करते ही हैं, लेकिन साथ में मानव संसाधन प्रबंधन की रणनीति को भी तैयार करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और यह मानव संसाधन प्रबंधन की एक गतिविधि है। और जो संगठन है, संगठन क्या करता है कि मानव संसाधन प्रबंधन के तौर पर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करता है, और कर्मचारी दक्षता का विकास करता है कोई भी संगठन, और इष्टतम उपयोग के लिए मानव संसाधनों की सोर्सिंग करता है, परिनियोजन करता है और विकास करता है, कर्मचारियों का सशक्तिकरण करता है, निष्पादन प्रबंधन भी करता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने अभी जस्ट बात की कि हम अभी मानव संसाधनों की बात किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो संगठनों के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो कोई भी संगठन जो है जब अपने अंदर किसी व्यक्ति को कार्य हेतु बुलाता है, तो इसका मतलब है कि वह एक तो मानव को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने से उस मानव को भलाई हो रही है, उस मानव रूपी संसाधन की खुद की भलाई है उसमें, क्योंकि वो उस संगठन में काम करता है तो उसके एवज में उसको पैसा मिलता होगा, जिससे कि उसका घर परिवार चलता है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि मुझे आप लोगों का प्यार मिल जाता है, आप लोग जो बोलते हैं कि सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन बिल्कुल आए एग्जाम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं जो ये बोल रहा हूँ तो आप लोगों को भी पता होगा कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर यूट्यूबर को, हर कंटेंट क्रिएटर को कुछ ना कुछ पैसे देती है। तो वो जो पैसे देती है उसी के लालच में मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, फायदा तो आपका भी हो रहा है, मैं आपके लिए एक मानव संसाधन हो गया, और आपके वीडियो देखने से क्या हो रहा है, तो मेरा फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जितने हैं, जितने भी वीडियोस को देख रहे हैं, वो सब एक तरह से संगठन हो गए, और आपके वीडियो देखने से, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ ना, मैं आप ही के लिए ही तो वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि फिर आपके वीडियो देखने से मुझे फायदा हो रहा है। एक तो मानसिक तौर पर मानसिक खुशी मिल रही है, और आप शारीरिक तौर पर जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि उसके एवज में मुझे कुछ ना कुछ पैसा यूट्यूब दे रहा है। हालांकि अभी कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, कुछ विशेष नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि हाँ, यूट्यूब कुछ ना कुछ पैसे क्रिएटर को देती है। तो इस तरह से कर्मचारियों की भलाई का काम भी संगठन का, और एक तरह से मानव संसाधन प्रबंधन भी कर्मचारियों की भलाई ही है। कर्मचारी दक्षताओं का विकास करना, यह भी संगठन का एक हिस्सा है, यह भी मानव संसाधन प्रबंधन की एक गतिविधि है। मानव संसाधन की अगर हम बात करें, मानव संसाधन प्रबंधन की बात करें, तो इसमें हम किसका प्रबंधन करेंगे, मानव रूपी संसाधन का प्रबंधन करेंगे। इनडायरेक्टली हम कहें तो मानव का प्रबंधन करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा गया है कि कर्मचारी दक्षताओं का विकास करना। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं शुरुआती टाइम में वीडियोज बना रहा था, तो वो उतने अच्छे नहीं होते थे। आज भी कोई बहुत बढ़िया वीडियो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने टाइम दर टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, क्योंकि आप सभी संगठन के सदस्य हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं। जो ये इग्नू टिप्स असाइनमेंट की फैमिली है, ये 10,000 सब्सक्राइबर की एक फैमिली बन चुकी है। तो इसमें जो 10,000 लोग हैं, ये संगठन के सदस्य हैं। अब देखिए, मैं एक कर्मचारी
कहलाया जा सकता हूँ। तो देखिए, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने सुझाव दिए कि सर आपने यहाँ गलती की है, या सर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और या फिर आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया। तो मैंने धीरे धीरे उन सब चीज़ों में सुधार किया, मैंने अपने बोलने के शैली में भी सुधार किया। मैं जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बीच बीच में पहले कभी हमेशा डायलॉग मारता था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि सर ये ठीक है मुझे इरिटेट कर रही है। तो फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया, मैंने अपनी दक्षता में उसको इम्प्रूव किया। अब मैं बहुत कम ही जगहों पर ठीक है बोलने की कोशिश करता हूँ, या गलती से ठीक है निकल जाता है। तो यहाँ पर एक संगठन क्या करता है, मानव संसाधन के प्रबंधन में मानव की दक्षताओं का विकास करता है, और कोशिश करता है संगठन की मानव संसाधनों का जो है ना बेहतर इस्तेमाल हो सके, और इससे मानव को भी फायदा हो जाए और साथ ही संगठन को भी फायदा हो जाए। तो अब आप लोग इतनी सारी बातें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और छोटे मोटे डेफिनेशंस यहाँ दिए गए हैं, वो मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। अब देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, आखिर किस उद्देश्य से मानव संसाधन का प्रबंधन किया जाता है, क्यों आखिर मानव को या मानव रूपी संसाधन को प्रबंधन की ओर ले जाया जाता है, क्यों उसका प्रबंधन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव संसाधन में मानव स्वयं एक संसाधन होता है, तो जब तक उसका प्रबंधन ठीक से ना हो, या फिर उसका प्रबंधन किसी उद्देश्य से ना हो, तो फिर वो प्रबंधन बेकार हो जाएगा। जैसे कि कोई संगठन है, वो क्या करता है, तो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से प्रेरित कर्मचारियों को प्रदान करके संगठन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस लाइन के तो आधार पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मानव संसाधन है ना, उसका प्रबंधन का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी संगठन में एक अच्छा कर्मचारी आए, एक प्रशिक्षित कर्मचारी आए, और संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने खुद की एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि आप लोग एक तरह से संगठन हुए, 10,000 जो लोग हैं वो एक तरह से संगठन के मालिक ही माने जा सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मुझे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा कि कैसे या मुझे ये पता नहीं होगा कि कैसे पेन टैबलेट पे लिखना है, कैसे माउस को चलाना है, या कैसे पीडीएफ को स्क्रॉल अप एंड डाउन करना, तो क्या मैं एक अच्छा वीडियो बना पाऊंगा। और इससे जो आपके लक्ष्य हैं कि आपको एक बेटर कंटेंट मिले, या मेरा एक लक्ष्य है कि कंपनी संगठन को एक बेटर कंटेंट मिले, क्योंकि मैं जब इस संगठन में वर्क कर रहा हूं, मैं जब आपके लिए बोल रहा हूं, तो मेरा भी तो उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर मैं आपको दे सकूं, और आप भी तो चाहेंगे कि मुझसे आपको बेहतर से बेहतर प्राप्त हो। तो एक संगठन का उद्देश्य होता है कि वह जो है ना एक अच्छा, एक प्रशिक्षित और एक ईमानदार कर्मचारी प्राप्त करे, जिससे कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो, और साथ ही मानव के लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो। कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को नियोजित करना, यह एक संगठन का उद्देश्य है, यह मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य है। मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या हो गया कि मानव संसाधनों का प्रबंधन इतना अच्छा हो कि जो कर्मचारी का कौशल और ज्ञान है वो अच्छे तरीके से नियोजित हो जाए। जैसे कि मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के बातें करूँ, आधा इधर से बताऊँ आधा उधर से बताऊँ, तो आप ये बताइए मेरा जो कौशल और ज्ञान है वो नियोजित होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, वो नियोजित नहीं हो सकता। तो एक मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि जो ज्ञान है, जो कौशल है, उन सबको क्या किया जा सके, तो नियोजित किया जा सके। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। और पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए हर कर्मचारी को प्रोत्साहित करने, सहायता करने से कर्मचारियों की नौकरी की संतुष्टि और आत्म प्राप्ति को बढ़ाने के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये मानव संसाधन का उद्देश्य है। उत्पादकता बढ़ाना, आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, आंतरिक रूप से संगठन के सभी सदस्यों के बीच काम करने वाले संबंधों को स्थापित करना, यह भी मानव संसाधन प्रबंधन का एक उद्देश्य है। प्रशिक्षण और उन्नति के अवसर प्रदान करके संगठन के सदस्यों का अधिकतम व्यक्तिगत विकास करना, यह भी मानव संसाधन प्रबंधन का एक उद्देश्य है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे और भी छोटे मोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, इतने पॉइंट्स मैं क्या ही इंडिकेट करवाऊं, क्या ही डिनोट करवाऊं, फिर भी चूंकि 5 ऊपर बता दिए तो 1-2 और बता देता हूँ। व्यक्तियों, समूह, संगठन और समाज के पारस्परिक लाभ में परिवर्तन का प्रबंधन करना, संगठन के अंदर और बाहर नैतिक नीतियों और व्यवहार को बनाए रखने में मदद करना, तो ये सब मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य हैं। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है डिस्कस करने लायक। अब है मानव संसाधन प्रबंधन के अवयव। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है, इसके अंदर कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से इसके घटक हैं। तो सबसे पहले है मानव संसाधन संगठन। मानव संसाधन
संगठन, देखिए मानव संसाधन संगठन का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के हर पहलू रोजगार, प्रेरणा और लोगों के प्रबंधन व्यवसाय के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ एकीकृत है और उन उद्देश्यों की सफल उपलब्धि में योगदान करते हैं। मानव संसाधन संगठन कार्यक्रम को सांस्कृतिक मुद्दों को ध्यान में रखना है ताकि वांछित कॉर्पोरेट संस्कृति को विकसित या प्रबल किया जा सके। इसके अलावा संगठनात्मक विकास कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को बाहर एकीकरण प्राप्त करने, टीम वर्क में सुधार करने, मानव संसाधन को प्रेरित करने, उचित नेतृत्व विकसित करने, संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, संगठन और परिवर्तन को प्रबंधित करने और प्रतिबद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो जो मानव संसाधन का जो जैसे एक तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है उसमें 50 लोग वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 50 नहीं तो कम से कम 40 लोगों का एक संगठन जरूर बन गया होगा, फ्रेंड, कलीग्स, इन सभी का एक संगठन बन गया होगा। और जब कोई कंपनी में कुछ ना कुछ फैसले लिए जाते होंगे तो वो उस फैसले में ये जो 40 लोग हैं ना, वो कोशिश करते होंगे कि वो 40 मतलब जो भी फैसले हो वो इन 40 के अनुरूप हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये मानव संसाधन का संगठन कभी कभी तैयार हो जाता है। इस संगठन का काम क्या होता है? तो टीम वर्क में सुधार करना, उसके बाद बेहतर तरीके से किसी संगठन को संचालित करने की कोशिश करना, मानव संसाधन को प्रेरित करना। जैसे कि 40 की बात कर लेते हैं हम, इन 40 में हो सकता है कोई कमज़ोर हो, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा हो, कोई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो हो सकता है कि जो बहुत कमज़ोर होगा तो उसको दो लोग अप्रिसिएट करेंगे कि तुम भी अच्छा कर सकते हो। तो ये मानव संसाधन संगठन का एक काम है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे क्या होता है कि मानव संसाधनों का प्रबंधन होता है। अब बात करते हैं मानव संसाधन योजना के बारे में। तो ऐसा है कि जब मानव संसाधनों के संगठन की बात कर लेते हैं तो मानव संसाधन के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई जाती है कि कैसे जो है उसको कैसे कोई मानव जो है एक संसाधन बन सकता है, या फिर कैसे कोई मानव किसी संगठन में फिट बैठ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना होता है तो सबसे पहले मानव संसाधन योजना तैयार की जाती है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सी नंबर, मानव संसाधन प्रणाली के बारे में। तो मानव संसाधन प्रणाली में क्या होता है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण कल्याण के लिए भर्ती, मूल्यांकन, वेतन और देखभाल के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो मानव संसाधन प्रणाली का क्या मतलब हुआ? तो मानव चूंकि एक संसाधन है तो उसको जैसे कि कोई संगठन में कार्य करेगा, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अगर उसको बेहतर सुरक्षा नहीं मिलेगी, या जब वो काम कर रहा है उसको बेहतर वेतन नहीं मिलेगा, तो क्या वो काम करेगा? तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मानव रूपी जो संसाधन है, इसके हर चीज के लिए संगठन में हर काम के लिए एक प्रणाली बना दी गई है, और यही प्रणाली मानव संसाधन प्रणाली है। जैसे कि मानव संसाधन प्रणाली में यह देखा जाता है कि किसी संगठन के अंदर जो मानव संसाधन है, जो मानव है, जो एक कर्मचारी है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसको बेहतर सुरक्षा मिले, उसको बेहतर वेतन मिले, उसकी बेहतर देखभाल हो और उसके कार्यों का बेहतर मूल्यांकन हो। तो ये सब क्या है? मानव संसाधन प्रणाली है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस मानव संसाधन प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले इसमें कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले भर्ती प्रबंधन होता है कि कैसे बेहतर से बेहतर कर्मचारियों की भर्ती संगठन के अंदर की जा सके, या कैसे बेहतर से बेहतर मानव संसाधनों की भर्ती संगठन के अंदर की जा सके। सूचना प्रबंधन की बात कर लेते हैं। बेहतर सूचना प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है कि कैसे संगठन के अंदर की नीतियां और प्रथाएं जो है वो हर मानव संसाधन तक पहुंच जाए, हर मानव या कर्मचारी तक पहुंच जाए। प्रशिक्षण प्रबंधन भी होता है मानव संसाधन प्रणाली में। अब कोई मानव है, वो किसी कंपनी में, किसी संगठन में कार्य करने को जाता है, तो संगठन के तौर तरीकों को जानने के लिए, बताने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मानव संसाधन प्रणाली का एक हिस्सा प्रशिक्षण प्रबंधन भी है। वैसे ही हम प्रदर्शन प्रबंधन को भी एक हिस्सा मान सकते हैं, इनाम प्रबंधन को भी एक हिस्सा मान सकते हैं। जैसे कि कभी कभी कोई भी कुछ कर्मचारी या मानव जो है वो बेहतर काम करते हैं, तो वो जो बेहतर काम करते हैं तो उनका जो प्रदर्शन होता है उसके हिसाब से उन्हें इनाम दिया जाता है। तो ये इनाम प्रबंधन है। करियर प्रबंधन हो गया, उसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा हो गई, अनुशासन प्रबंधन हो गया, संस्कृति प्रबंधन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? तो मानव संसाधन प्रणाली है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन के अगर अवयव पूछे जाए तो 3 अवयव हैं। पहला तो मानव संसाधन संगठन, दूसरा मानव संसाधन योजना, और तीसरा मानव संसाधन प्रणाली। तो अब आप लोग इतनी सारी बातें समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव संसाधन प्रबंधन और उसकी विशेषताएं। तो मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषताएं क्या है? तो देखिए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन की अगर विशेषताओं की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन में क्या होता है कि जो संगठन है उसके अंदर जो लोग हैं उसको ट्रैक पर रखा जाता है, उसको एक सही दिशा में रखा जाता है, और उनकी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। समय दर समय आप देखते होंगे कि हर कर्मचारी को प्रमोशन मिलता है, उसकी प्रोन्नति होती है। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता का विकास
हो रहा है। तो अब आप लोग इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर छोटी मोटी बातें लिखी गई, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आकर्षित पोषण और विकसित प्रतिभा। तो मानव संसाधन प्रबंधन की अगर हम क्या कहते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, विशेषता की बात कर रहे थे। तो अगर विशेषता की बात करें तो यह देखिए, आकर्षित पोषण और विकसित प्रतिभा। तो मानव संसाधन प्रबंधन अगर ठीक से हो तो उसकी विशेषता यह है कि वो जो है ना, एक तरह से बेहतर प्रतिभा के विकास में सहायक होता है। और एचआरएम जो संगठन है उसमें क्या होता है कि मानव संसाधनों के अधिग्रहण, प्रेरणा, विकास और प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से एक बेहतर पोषण की कल्पना मानव संसाधनों के लिए की जाती है और उसके प्रतिभा के विकास की कल्पना भी की जाती है, कॉर्पोरेट लक्ष्यों और मिशन के साथ तालमेल में। तो ऐसा है कि जो मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो मानव संसाधन प्रबंधन है, यह संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, यह इसकी एक विशेषता है। और संगठन के लक्ष्य और मिशन दोनों के साथ तालमेल में भी मानव संसाधन प्रबंधन ही काम करता है। आई होप आप लोग ये सब बातें समझ गए होंगे। मानव तत्व के गुणात्मक सुधार के लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो मानव संसाधन प्रबंधन जिम्मेदार है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव तत्व के गुणात्मक सुधार में भी मानव संसाधन प्रबंधन जिम्मेदार है और ये इसकी एक विशेषता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और छोटी मोटी बातें यहाँ दी गई हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, इसमें और कुछ जानने लायक है नहीं। मैं चाहूँ तो और सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ कि ये जो बुक है ना BPCS 187, ऐसा मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं, कई सारे बुक्स को मैंने रिव्यू किया है, कई सारे बुक्स के कंटेंट देखे हैं मैंने, लेकिन इतना डाइवर्स क्वेश्चन मुझे कभी नहीं मिला था। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मतलब मेरा खुद का सर घुमा पड़ा है कि मैं कैसे इतने सारे क्वेश्चंस को हैंडल करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है और इतने लिमिटेड समय में मुझे सारी बातें बतानी है। तो यहाँ पर मैं सभी बातों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। और ऐसा है कि जब आप PDF इसको ले लेंगे ना 9523779253 पर व्हाट्सएप करके आप इस ई बुक को परचेज कर लेंगे, तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट में, वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर है कि मानव संसाधन विकास की महत्वपूर्ण धारणाएं इस प्रकार हैं। एक संगठन के सदस्य अप्रयुक्त संसाधनों के भंडार हैं। तो देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन या मानव संसाधन विकास में क्या होता है कि एक संगठन के सदस्य को एक अप्रयुक्त संसाधनों का भंडार माना जाता है, मतलब उसके पास अथाह संसाधन है। जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, और आपका जो ये मस्तिष्क है ना, ये अथाह संसाधनों का भंडार है। आपके शरीर में शक्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में शक्ति नहीं है तो दिक्कत है। और ये जो मस्तिष्क है ना, इसकी शक्ति इतनी है कि मतलब इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इसकी शक्ति को अब तक कोई नहीं माप पाया है। आई बात समझ में या नहीं आई? और इसीलिए कहा भी जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक कृति सर्वश्रेष्ठ होती है, और ईश्वर ने हर मनुष्य को कुछ न कुछ विशेषताएं दी है, हर मनुष्य को कुछ न कुछ विशेष योग्यताएं दी है। और इंसान अगर उसी विशेष योग्यताओं को पहचान लेता है तो उसी समय वह मानव संसाधन बन जाता है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए कि मानव संसाधन प्रबंधन का कहना है कि यह जो संसाधन है, मानव रूपी संसाधन, इसके असीमित विकास की गुंजाइश है। इसको हम जितना चाहे विकसित कर सकते हैं। यह बाहर से विकसित होने वाले विकास की तुलना में आत्म विकास की प्रकृति में अधिक है। मतलब अगर मुझे कोई, मैं एक मानव संसाधन हूँ, अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई तुम वीडियो बना दो, कोई मुझे बाहर से फोर्स करेगा, बाहर से मुझे विकसित करने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं वीडियो बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे दिल से आवाज आएगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यह मेरे आत्म विकास का भी द्योतक है। तो मानव संसाधन प्रबंधन या विकास की भी यही धारणा है कि मानव जो है ना, वो बाहर से विकास की तुलना में अंदर से ज्यादा विकसित हो सकता है। संगठन अपने सदस्यों के विकास के साथ साथ समग्र लाभ के साथ साथ विकास से गुजरता है। संगठन जो है सदस्य के विकास की तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ संगठन खुद भी विकास से गुजरता है। संगठन आगे एक ऐसी संस्कृति विकसित करता है जिसमें सामंजस्यपूर्ण श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों, टीम वर्क पर जोर दिया जाता है और व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच सहयोग, खुले संचार और सबसे ऊपर संगठन के लक्ष्यों की जरूरतों के साथ एकीकरण। तो ये संगठन क्या करता है, एक ऐसी संस्कृति विकसित करता है, एक ऐसा मतलब सिस्टम विकसित करता है जिसमें कि
एक बेहतर टीम वर्क हो, सब कुछ अच्छे से हो, सब एक सीक्वेंस में हो, व्यक्ति के जो अलग अलग व्यक्ति है उनके बीच, वो जो समूह है उनके बीच सहयोग हो, और संचार अच्छा हो, और संगठन के लक्ष्य का जो है, संगठन का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होता रहे। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन का क्या महत्व है, क्यों मानव संसाधनों का प्रबंधन होता है। तो इसको बताने के लिए यहाँ कुछ लाइनें लिखी गई है। मानव संसाधन आधुनिक अर्थशास्त्र की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑर्थर लेविस ने कहा है कि उन देशों के बीच विकास में बहुत अंतर है जिनके पास समान संसाधन है, इसलिए मानव व्यवहार में अंतर के बारे में पूछताछ करना आवश्यक है। यह अक्सर महसूस किया जाता है कि हालांकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, भौतिक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय सहायता आधुनिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इनमें भी कोई भी कारक कुशल और प्रतिबद्ध जनशक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह वास्तव में कहा जाता है कि सभी विकास मानव से आते हैं। उदाहरण के लिए घाना और दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1964 में कमोबेश एक ही थी, लेकिन दक्षिण कोरिया के मानव संसाधन विकास ने इसे एक उन्नत देश बना दिया, जबकि घाना के मानव संसाधन बाद के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों, मानव संसाधन जो है ना, ये क्यों किया जाता है, यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। यहाँ देखिए ऊपर में, मानव संसाधन का महत्व क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व क्या है। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी हो, कोई भी शारीरिक संसाधन हो, जैसे कि या भौतिक संसाधन हो, उससे बढ़कर मानव संसाधन है। जैसे कि लकड़ी को जलावन बनाने का आइडिया कौन लेकर आया, तो मनुष्य लेकर आया। सूर्य से सौर ऊर्जा बनाने का जो आइडिया है वो कौन निकाला, तो उसको किसने निकाला, तो उसको मनुष्य ने निकाला। तो मनुष्य रूपी जो संसाधन है वो सबसे ऊपर है, और इसके प्रबंधन की आवश्यकता अत्यंत है, मतलब इसका प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि एक घाना था और एक दक्षिण कोरिया था, ठीक है, दो देश थे, और 1964 में दोनों की जीडीपी केवल एक, मतलब सेम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो दक्षिण कोरिया था इसके पास मानव संसाधन काफी थे, मतलब इसमें यहाँ पर जो मानव थे वो काफी अच्छे थे, और दक्षिण कोरिया की जो सरकार थी उसने क्या किया, तो इस मानव को एक संसाधन के तौर पर देखा और उसका विकास किया, और आज दक्षिण कोरिया एक बहुत उन्नत देश है, जबकि घाना मानव संसाधन के ठीक प्रबंधन के नहीं होने की वजह से आज भी पिछड़ेपन में जी रहा है। तो अब आप लोग इतनी बातें समझ गए या नहीं समझ गए, आई होप आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्यों मानव संसाधन का प्रबंधन का महत्व है। तो देखिए दोस्तों कि जो राष्ट्र का कल्याण होता है ना, वह भी उसके लिए मानव संसाधन का प्रबंधन ही जिम्मेदार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज भारत के पास सबसे ज्यादा युवा है, और अगर भारत जैसा बड़ा देश इन सभी युवाओं का प्रबंधन कर ले, इन सभी युवाओं, ये सभी जो मानव है, इनको एक संसाधन के तौर पर देखे, इनको एक संसाधन के तौर पर देखे, तो भारत का अत्यंत कल्याण हो सकता है, और भारत जैसा पावरफुल देश फिर पूरे विश्व में कभी कहीं नहीं होगा। और इसी के साथ अगर जापान की बात करें, तो जापान में क्या है कि यहाँ पर मानव संसाधन कम है, क्या है, कम है, लेकिन आज फिर भी यह एक विकसित देश है, क्योंकि इसने जितने भी मानव संसाधन है कम ही है, तो उसका प्रबंधन बेहतर ढंग से किया है, और इस वजह से आज जापान एक विकसित देश है। एशिया कंटिनेंट का एकमात्र विकसित देश जापान है। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा मानव संसाधन नहीं है, वहां के लोग आज भी बूढ़े होने के कगार पर है, वो नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें जबरदस्ती काम पर रखे हुए। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र के कल्याण में मानव संसाधन जिम्मेदार होता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। मैनिज्म मशीन, ऐसा माना जाता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में, व्यावसायिक उद्योग के सेक्टर में, व्यवसाय के सेक्टर में मनुष्य एक मशीन है, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ करता है, और किसी भी उद्योग को तब तक कुशल नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि इस मूल तथ्य को न पहचाना जाए कि यह मुख्य रूप से मानव है। मतलब यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य तो मशीन है ही, लेकिन साथ में संगठन भी एक मशीन है, और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो फिर वह एक बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देगा, और इसके साथ ही देश के विकास के लिए भी जिम्मेदार होगा, विश्व के विकास के लिए भी जिम्मेदार होगा। आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें और कुछ जानने लायक है नहीं।
इसमें क्या है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है मेरे को बताने के लायक। एक सेकंड में ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर में क्या था भाई, एक सेकंड जस्ट ऊपर, हाँ मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व था, अभी मैंने महत्व बताया। अब मैं बात करूंगा मानव संसाधन प्रबंधन के लाभ के बारे में, शायद यही है, नहीं सॉरी, यहाँ पर है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। तो मानव संसाधन प्रबंधन कैसे होता है, इसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं, या मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य कैसे होता है, तो इसकी बात अभी हम करेंगे। देखिए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन तभी से मैं बोलता तो आ रहा हूँ, इसको मैंने इंग्लिश में कभी नहीं बताया, तो इसको मैं बता देता हूँ इंग्लिश में। मानव संसाधन प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, RESOURCE, रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। और इसके आगे मैं एक टॉपिक बताऊंगा आज या नहीं तो कल, जिसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास का पहले एक मंत्रालय हुआ करता था अपने इंडिया में, जिसे हम आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये पहले कहलाता था, और ये ज़्यादा नहीं 2020 या 21 में या फिर 2019 में, इसी 3 साल में, किसी न किसी साल में इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। हालांकि ये जो डेटा है मैं इस पर अभी कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले था अपने इंडिया में, जिसको आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य, तो देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के 2 कार्य हैं। मानव संसाधन का जो प्रबंधन किया जाता है, असीम जो मानव संसाधन है उसका जो प्रबंधन किया जाता है, उसको मतलब 2 तरीके से किया जा सकता है, या इसके 2 कार्य हैं। प्रबंधकीय कार्य, इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश तो इसके लिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसको शायद फंक्शन बोल सकते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, सॉरी मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वाले कार्य हो गए, और इसको हम ऑपरेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये प्रबंधकीय हो गया या कार्यात्मक हो गए। तो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों की अगर बात करें तो इसको कुछ सब क्लासिफाइड किया गया है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर प्रबंधकीय कार्यों में बात करें तो सबसे पहले योजना की बात आती है। तो मानव संसाधन प्रबंधन के लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई जाती है कि कैसे मानव संसाधन का प्रबंधन होगा। और इसके लिए क्या होता है, तो सबसे पहले श्रम के टर्नओवर का अध्ययन होता है, कि जैसे कि कितना मानव संसाधन लगेगा और कितना पैसा खर्च आएगा, भविष्य में कितना लोग रहेंगे, कितने लोग चले जाएंगे, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो इन सब चीज़ों को योजना के तहत डील किया जाता है। उसके बाद आयोजन की बात करते हैं, तो आयोजन में क्या होता है कि व्यक्तियों को जो है ना पहचाना जाता है कि कैसे कौन सा व्यक्ति किस कंपनी के लिए, किस संगठन के लिए ठीक से कार्य करेगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब है निर्देशन। तो मानव संसाधन प्रबंधन में क्या होता है कि जब संगठन में मानव कार्य करते हैं तो उनको निर्देश दिया जाता है कि कैसे वो बेहतर से बेहतर मानव संसाधन बन सकते हैं, कैसे वो संगठन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कैसे संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और साथ ही खुद को भी प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है चौथा नियंत्रण। क्या है भाई, ये क्या क्लिक कर रहा था मैं, हाँ अब ठीक है। तो नियंत्रण भी एक तरह से मानव संसाधन का क्या है, तो क्या क्या था, कोऑपरेटिव वर्क है। क्या है, कोऑपरेटिव वर्क है या प्रबंधकीय कार्य है। अब बात करते हैं परिचालन कार्य। तो देखिए ये जो परिचालन कार्य है इसमें क्या होता है, या इसी को ऑपरेटिव वर्क भी बोलते हैं, ऑपरेटिव वर्क भी बोलते हैं। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसमें यह एक तरह से, इसमें क्या होता है कि कार्मिकों की खरीद होती है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा कर्मी या कौन सा कर्मचारी संगठन के लिए फिट बैठेगा, कैसे यह काम करेगा, तो इसको नौकरी पर रखा जाता है या फिर इसकी खरीद बिक्री की जाती है। तो यह कार्मिकों की खरीद हो गई। कार्मिक का विकास, कर्मियों को विकास मतलब कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से उसके कौशल की वृद्धि होती है और साथ ही वो अपने नौकरी में बेहतर से बेहतर प्रबंधन करते हैं। तो इस तरह से कार्मिक का विकास होता है। फिर कार्मिकों को मुआवजा, तो जो कर्मी जो कार्य करते हैं तो उसके एवज में कुछ पैसा दिया जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का यह एक परिचालन कार्य है जिसमें कि वह कर्मियों को पैसे निर्धारित करके बताता है कि कितना पैसा किस कर्मी को, किस कर्मचारी को दिया जाना है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना भी एक तरह से परिचालन कार्य है। अगर औद्योगिक संबंध ही अच्छा नहीं होगा कर्मचारी या मानव संसाधन और संगठन के बीच में, तो फिर कैसे कैसे उद्योग धंधे आगे की ओर विकसित होंगे। तो ये एक समस्या है। फिर उसके बाद कार्मिक नियोजन और मूल्यांकन हो गया, कार्मिक अनुसंधान और लेखा परीक्षा, तो ये सारी चीजें हैं। अब है कि मानव संसाधन जो प्रबंधन है इसकी चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले अगर चुनौती की बात करें तो वो है वैश्विक परिदृश्य का बदलना। तो देखिए दोस्तों, वास्तविकता ऐसी है कि अभी जो है पूरा विश्व एक तरह से एक हो चला है, क्योंकि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में परिणत कर दिया। तो रोज इसमें नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। अब रोज जो परिदृश्य बदलता रहता है उस परिदृश्य के हिसाब से मानव संसाधनों का प्रबंधन थोड़ा कठिन होता जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, पुराने जमाने में ये कंप्यूटर्स नहीं होते थे, ये नेटवर्क्स नहीं होते थे। तो कंप्यूटर्स जो नहीं होते थे तो उसका काम कौन करता था? मनुष्य करता था। तो उस समय मनुष्यों का प्रबंधन किया जाता था। लेकिन अब चूंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं तो मनुष्य जो है उस जगह पर बेरोजगार हो गया। अब जैसे कि आज एक कंप्यूटर 10 मनुष्य के बराबर काम करता, उस समय में 10 मनुष्य को 10 तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उस समय मानव संसाधनों का प्रबंधन होता था, और आज क्या है तो कंप्यूटरों का प्रबंधन हो रहा है। तो अब देखिए होता क्या है कि अब चूंकि वो मानव जो है अब वो तो बेरोजगार हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, मानव संसाधनों का प्रबंधन वहाँ अब कितना भी बेहतर कर दे, काम तो कंप्यूटर ही करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यह वैश्विक परिदृश्य जो है एक तरह से बदल रहा है, क्योंकि विश्व भर में कंप्यूटर की डिमांड है। तो वैश्विक परिदृश्य के बदलने से क्या हो रहा है कि मानव संसाधन के प्रबंधन में एक तरह से चुनौती आ रही है। अब आगे देखते हैं क्या है भविष्य के एचआरएम मुद्दे और चिंताएं। तो ऐसा है कि यहाँ पर है कि भविष्य में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुद्दे होंगे, मानव संसाधन विकास के जो प्रबंधन के जो मुद्दे होंगे और जो चिंताएं होंगे वो कैसे होंगे। तो ऐसा है कि पूरा विश्व अभी चेंजेस से गुजर रहा है, और आगे ये चेंजेस कैसे रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर के भी मानव संसाधन प्रबंधन एक तरह से हैरान है, या यह मानव संसाधन प्रबंधन को हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अब आज को ये टेक्नोलॉजी है, कल को कैसी टेक्नोलॉजी होगी कोई नहीं जानता है। आज कंप्यूटर है, कल को हो सकता है कुछ और नया आ जाए। आज मनुष्य खाना खाता, हो सकता है कल को खाना खाना बंद हो जाए मनुष्य का, कुछ नया आ जाएगा। आज मनुष्य संगठन में जाकर के काम कर रहा है, कल को हो जाए संगठन सारे कंप्यूटर वाले हो जाएंगे, या कुछ और नया कुछ नया मुदस्सिमा आ जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब एक चुनौतियां हैं मानव संसाधन प्रबंधन के लिए। तो तीसरा है एचआरएम को चुनौती। तो कभी कभी क्या होता है कि संगठन की ओर से मानव संसाधन प्रबंधन को चुनौती दे दी जाती है, क्योंकि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कर्मचारी होता है ना, वो कभी जैसे कि वो काम करता है किसी संगठन में, उसको उस एवज में पैसा नहीं मिलता है, वो खुश नहीं होता है। तो वो क्या करता है, एचआरएम मानव संसाधन प्रबंधन को ही चुनौती दे देता है, संगठन को चुनौती दे देता है कि भाई जो तुम पैसे दे रहे हो ना वो गलत है, वो मैं उसमें मैं काम नहीं करेगा। और कंपनी बोलती है, डायलॉग में बोले तो 150 रुपया देगा। अब भैया 150 रुपये में कौन काम करेगा, अब तो उसको तो दिक्कत होगी। तो इस तरह से एचआरएम को भी चुनौती मिलती है। तो यह भी एक समस्या है, यह भी एक चुनौती है। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। यह एक चीज है, देख लेते हैं ये बताने लायक है या नहीं। नींद आ रही है दोस्तों, रात के 12:30 बज रहे हैं, परेशानी तो होगी, रोज रात को जग के वीडियो बनाता हूँ, दिक्कत तो होगी। क्या है, इसको बता दूं क्या? हाँ बता ही देता हूँ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर एक चीज है, प्रोएक्टिव एचआरडी की खोज, घंटे को दबाने की आवश्यकता। तो प्रोएक्टिव एचआरडी का मतलब हो गया कि प्रोएक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव मानव संसाधन विकास। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी का दौर देख लीजिए, अभी का दौर जो है एक तरह से प्रोएक्टिव एचआरडी की ही तरह है। जैसे कि आप देख लीजिए, नौकरी की बात करते हैं, वैकेंसी आती है 25,000, फॉर्म गिरते हैं 25 लाख, निकलता कितना है, 25 लाख ही निकलता है। तो यहाँ क्या है, योग्यता सब में है लेकिन निकल सब नहीं पा रहा है। तो निकल कौन रहा है, योग्यतम निकल रहा है, जिसके पास सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है उसके समक्ष ये चुनौती है कि योग्यतम को कैसे छांटा जाए। और ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर योग्यतम छांट लेंगे तो फिर योग्यता वाले व्यक्ति का क्या होगा, जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं उनका क्या होगा, जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। यह भी एक चुनौती है। यहाँ पर कहा भी गया है कि
अगर ऐसा ही चलता रहा तो नए परिवर्तन जो है ना, नई चुनौतियां जो है वो सब खतरे में पड़ जाएंगी। और कहने की जरूरत नहीं है कि केवल योग्यतम बच जाएगा और जो योग्य है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब आप लोग इतनी सारी बातों को समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस करवा दिया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूप को समझाइए अथवा कार्य विश्लेषण के उपयोगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए अथवा कार्य विश्लेषण की जानकारी एकत्र करने की विविध विधियों का वर्णन भी कीजिए। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसरवा एक ही लिखना, उत्तरवा एक ही लिखना है। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलिए ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है। गलती से मैंने इसको उठा के ऊपर डाल दिया, जब मैं पीडीएफ दूंगा ना तो ये ब्लॉक 2 में डाल दूंगा, फिर भी मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चूंकि मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें मैंने संगठन में सबसे बड़ी बात अगर की होगी तो वो बात की होगी कार्य के बारे में। क्योंकि मानव संसाधन अगर किसी संगठन में वर्क कर रहा या मानव रूपी संसाधन अगर किसी संगठन में है तो संगठन में कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा होगा। तो उसी कार्य के विश्लेषण की चर्चा हम यहाँ करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसा है कि कोई भी मानव अगर किसी संगठन में कार्य करता है तो उसके कार्यों को विश्लेषित किया जाता है, उनके उसके कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो कार्य विश्लेषण कहेंगे। अगर हम स्कॉट क्लोदियर एवं स्पिगल के अनुसार कार्य विश्लेषण की बात करें तो हम कह सकते हैं कार्य विश्लेषण कार्य से संबंधित क्रियाओं, कर्तव्यों और संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की एक विधि है। मतलब कार्य विश्लेषण जो है कार्य से संबद्ध क्रियाओं, कार्य में जो क्रियाएं हो रही है, कार्य के जो कर्तव्य हैं और कार्य के बीच जो संबंध है उनका एक मूल्यांकन करने की विधि है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक कार्य कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो वीडियो बनाने का कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप जरूर है कि उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। तो मैंने जो कार्य किया उसका ही विश्लेषण तो आप कर रहे हैं ना। तो जब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो वीडियो विश्लेषण है उसमें आप क्या देख रहे हैं? तो मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? तो मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ और मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है? पढ़ाना मेरा कर्तव्य है और किसी न किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो अब आप क्या करेंगे? कार्य विश्लेषण जो मैंने किया है उसको आप विश्लेषित करेंगे। आप ये देखेंगे कि जो जो कार्य मैंने किए हैं वो संबद्ध है या नहीं। मतलब वीडियो बनाया है मैंने, पढ़ाया क्या है कुछ पता ही नहीं है। तो फिर कार्य विश्लेषण में आप ये देखेंगे कि मेरी यह एक कमी कहलाएगी। अगर कार्य विश्लेषण में मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है और जो क्रियाएं मैंने की है वो आपको समझ में आ रही है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण में यह जो कार्य मैंने किया है यह कार्य से संबद्ध क्रिया है। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने बखूबी निभाया है। वो आप कैसे जानेंगे? तो कार्य विश्लेषण में जानेंगे, मेरे कार्यों का विश्लेषण करेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। कार्य विश्लेषण के लक्षण की बात करते हैं तो कार्य विश्लेषण के लक्षण में हम ये देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन तकनीक को देखा जाता है और फिर मानव संसाधनों की प्राप्ति में यह जो कार्य विश्लेषण है पहला पग है, पहला कदम है। मतलब अगर मानवीय संसाधनों को उच्च दक्षता के स्तर पर ले जाना है तो सबसे पहले मानव संसाधन के जो कार्य हैं उसका विश्लेषण करना होगा। समझे या नहीं? अगर मेरे चैनल को या मेरे YouTube चैनल को या ये आपका जो संगठन है इग्नू टिप्स असाइनमेंट का, इसको अगर आप उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि संगठन के अंदर जो काम कर रहा है, आप लोग मालिक मान लीजिए, अपने आप को मालिक ही समझ लीजिए और मैं एक कर्मचारी हो गया हूं। तो जो कर्मचारी काम कर रहा है अगर उसके कार्य का विश्लेषण आप करेंगे, अगर वो ठीक रहेगा तभी तो आप मेरे संसाधन को और ज़्यादा मतलब बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि आपका जो ये संसाधन है, आप जो मानव रूपी संसाधन है बहुत अच्छे संसाधन है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप और भी वीडियोस बनाइए। तो जब मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा तो इस तरह से आपको बूस्टअप होगा, आप बूस्ट होंगे और आपको भी बूस्टअप मिलेगा, मैं भी बूस्टअप होऊंगा। तो आपके वजह से क्या हो रहा है? मैं भी एक स्टेप ऊपर जा रहा हूं और आप भी एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो आपने जो कार्य विश्लेषण किया फायदा किसको हुआ? आपके संगठन को, इग्नू टिप्स असाइनमेंट के संगठन को। और कर्मचारी हो गया मैं तो कर्मचारी को भी फायदा हुआ। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और कार्य विश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है? तो तथ्यों का संकलन होता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कार्य विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक कार्य के विषय में तथ्यों का व्यवस्थित रूप से अवलोकन एवं अध्ययन किया जाता है। कार्य विश्लेषण कार्य के मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य विश्लेषण में यह होता है कि कौन सा कार्य किस लेवल तक हो सकता है, यह भी
यहाँ पर देखा जाता है कार्य विश्लेषण में। कार्य विश्लेषण में क्या होता है कि एक निश्चित कार्य से संबंधित क्रियाकलाप, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अन्य दूसरे कार्यों के साथ संबंधों और उसके सफल निष्पादन हेतु अपेक्षित पात्रताओं और निपुणताओं, आगे क्या लिखा हुआ देख लेता हूँ, तथा योग्यताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि जब कार्य विश्लेषण होता है तो उसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित क्रियाकलापों का विश्लेषण होता है, कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का, और सबको एक साथ मिला करके देखा जाता है कि आखिर कार्य जो है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं एक निश्चित कार्य कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक निश्चित कार्य है और इससे संबंधित क्रियाकलाप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये कलर्स जो पेन टैब्स चला रहा हूँ, तो ये मेरे क्रियाकलाप है, कार्य से संबंधित क्रियाकलाप है। अगर मैं इसको ठीक से नहीं इंडिकेट करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ प्रक्रिया इंडिकेट किया, प्रक्रिया को मैं यहाँ इंडिकेट कर दूंगा, तो बताइए ये ठीक से हुआ क्या? कार्य से संबंधित जो क्रियाकलाप है यहाँ ऐसे लंबा लकीर चला दिया, तो ये क्या ठीक से हुआ? नहीं हुआ। तो कार्यों के साथ जो क्रियाकलाप है उसको देखा जाता है, फिर कार्य के साथ कर्तव्यों को देखा जाता है और सबको मिला करके ये चेक किया जाता है कि कार्य जो है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो कार्य विश्लेषण के उद्देश्य क्या है? तो कर्मचारियों की अधिप्राप्ति के लिए उचित और तर्कसंगत आधार स्थापित करना, प्रत्येक कार्य के विषय में अवलोकन एवं अध्ययन के माध्यम से मानव संसाधन नियोजन के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना, कार्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं को उपलब्ध कराना, ये सब क्या है? कार्य विश्लेषण के उद्देश्य हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कार्य विश्लेषण के अंग। कार्य का विश्लेषण कैसे होता है या कार्य विश्लेषण के कौन से 3 महत्वपूर्ण अंग है? तो सबसे पहले कार्य का विवरण, फिर कार्य की विशिष्टता, फिर कर्मचारी की विशिष्टता। तो इसको आप ऐसे समझिए, कार्य का विवरण, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग जो वीडियो की करी थी तो उसमें मैंने इंट्रो दिया था कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या टेक्निक होगी, और उसके बाद मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि यह एक ई बुक होगी, मैंने बताया था कि PDF कैसे मिलेगा, आपको सारी बातें मैंने बताई थी ना। तो मैंने वहां पर क्या दिया था? तो कार्य का विवरण दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कार्य किया जाएगा, किस तरीके से, किस शैली से किया जाएगा। यह कार्य विश्लेषण का एक अंग है। दूसरी बात करते हैं हम कार्य विशिष्टता। कार्य विशिष्टता की अगर बात करें तो जो कार्य मैंने किया है उसके अंदर कितनी विशिष्टता है, वो कैसा है, वो ठीक है, नहीं है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है। तो कार्य की विशिष्टता किस पर निर्भर करेगी? तो कार्य के विश्लेषण पर निर्भर करेगी। जो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, जो मेरी विशिष्टता है, जो कि जितना मैंने प्रयास किया, जितनी मेरे अंदर क्षमता थी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% दे दिया। तो जब आप लोग उसका विश्लेषण करेंगे, जब आप लोग उसका विवरण देखेंगे, उसके बाद आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्य के अंदर कितनी विशिष्टता थी, कार्य कितना सही था, वीडियो कितना अच्छा था, कितना बुरा था। आई बात समझ में या नहीं? अब बात करते हैं अंतिम में कर्मचारी विशिष्टता। कर्मचारी विशिष्टता, तो कर्मचारी विशिष्टता में क्या होता है कि एक तरह से ये देखा जाता है कि कर्मचारी किसी कार्य को करने के लिए विशिष्ट है या नहीं, उसके अंदर वो योग्यताएं है या नहीं, वो पात्रता है या नहीं। अगर वो उन सभी पात्रताओं, अर्हताओं, योग्यताओं को पूरा करता है तो इसका मतलब है कि उस कर्मचारी के अंदर विशिष्टता है। और मेरे अंदर विशिष्टता है या नहीं है ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप बताएंगे, क्योंकि आपने मेरे कार्यों का विश्लेषण किया है, आपने मेरे वीडियोज देखे हैं, तो यह मेरी विशिष्टता होगी। अगर मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ, मैं ठीक से कार्य का विवरण दे रहा हूँ, ठीक से कार्य में विशिष्टता दिखा रहा हूँ, तो अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी यह कर्मचारी विशिष्टता होगी। अब देखिए, कार्य की विशिष्टता की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ दिखाए गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शारीरिक विशिष्टताएं भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पर कार्य करने के लिए कुछ विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि कहीं पर पुरुष ही कार्य कर सकता है, कहीं पर क्या होता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति काम कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विशिष्टता, कभी कहीं कंप्यूटर वाला काम है, ठीक है, तो वहाँ गणना करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है कि अब जैसे मान लेते कोई कार्य किया गया, उसमें कोई गणना, कैलकुलेशन का वर्क है, ठीक है, अब कैलकुलेशन का वर्क है, वो 50 जगह गलत ही हो गया, तो फिर वो कार्य की विशिष्टता नहीं रह जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? व्यक्तिगत विशिष्टताएं, अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कर्मचारी है, कार्य करता है, कार्य के अंदर कुछ बोलता बकता है, वो जो कर्मचारी है उसके अंदर वाक चातुर्य नहीं है, बोलने की मतलब शैली उसको पता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर वो कार्य की विशिष्टता को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? कार्य की विशिष्टता के 3 प्रमुख क्या है? तो अंग हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताए। एक सेकंड ऊपर मैं लिए चलता हूँ, दिखा देता हूँ, है ना। कार्य विश्लेषण के 3 अंग
तो अब समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैं बहुत बोल चुका हूँ, आज मुझे पानी पीने की मतलब आवश्यकता लग रही है। प्यास तो काफ़ी लगी हुई है, लेकिन मैं पानी लाना भूल गया हूँ आज रूम में, और मैं वीडियो रोक भी नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं है, मैं आगे बता देता हूँ। और आगे क्या है, आगे कुछ बताने लायक है क्या? हाँ, जैसे कि कर्मचारी विशिष्टता जो है ना, वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि आयु पर भी निर्भर करती है कि कर्मचारी की आयु क्या है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना उसने प्रैक्टिस किया है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, उसने कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके अनुभव क्या है, उसकी शारीरिक विशिष्टताएं क्या है, उसकी सामाजिक विशिष्टताएं क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो देखिए मेरे पिताजी है ना, पिताजी जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में ट्यूटर हैं, जो प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक है, छोटे मोटे शिक्षक हैं। तो उनको देखते हुए मुझे क्या है ना, ये पढ़ाने की इच्छा जगी, तो मैं पढ़ाने का काम मतलब स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी कर्मचारी विशिष्टता का मापन हो सकता है। पाठ्येतर गतिविधियां, जो पढ़ने के साथ साथ मैं उसके अलावा क्या गतिविधियां करता हूँ, यह भी एक तरह से कर्मचारी की विशिष्टता की बात करता है। अब कार्य विश्लेषण की विधियां, यहाँ पर दो दो बार मैंने की लिख दिया है, गलत हो गया है। तो देखिए कार्य विश्लेषण की विधियों में सबसे पहली विधि है कार्य निष्पादन की विधि। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य जो होता है ना, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कार्य कैसे हुआ है। मतलब जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहां पर ये देखा जाता है, जो विश्लेषक होता है वो ये देखता है कि कार्य कैसे किया जा रहा है। जैसे कि मान लेते कोई मोटरसाइकिल कंपनी में कोई बंदा मोटरसाइकिल असेंबल कर रहा है एक एक पार्ट्स को, तो कोई विश्लेषक होगा तो वो जाके देखेगा एक एक पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जा रहा है। तो जब वो देखेगा कि सब कुछ ठीक है, तो ये कार्य निष्पादन विधि हो गई। वैयक्तिक अवलोकन विधि हो गई। वैयक्तिक अवलोकन विधि में क्या होता है कि कर्मचारी के कार्यस्थल पर कार्य करते हुए उसका विश्लेषण किया जाता है कि वो कार्य ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई पार्ट्स उल्टा तो नहीं लगा दिया। मतलब ये कार्य निष्पादन और व्यक्तिगत अवलोकन ऑलमोस्ट सेम ही है। आई बात समझ में? अब है निर्णायक घटना विधि। तो निर्णायक घटना विधि में क्या होता है कि एक तरह से कोई भी कार्य होता है और जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो जो कार्य विश्लेषक होता है ना, वो ये पूछता है कि भाई तुमने जो ये कार्य किया इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए और तुमने कौन कौन सी चीजें करी कि तुमने मतलब इस चीज को ठीक से कर लिया। तो यही यही जो विधि है इसे हम बोलते हैं निर्णायक घटना विधि। अब है साक्षात्कार विधि। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अगर पूछे कि कार्य विश्लेषण की विधियां क्या है और पूछे साक्षात्कार विधि, तो आप लिख सकते हैं। तो साक्षात्कार विधि के अंदर क्या होता है कि दो गुट होता है, एक बड़े लोगों का ग्रुप होता है और एक सामान्य कर्मचारी होता है। उससे कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके निजी जीवन से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या फिर जिसमें वो काम करेगा उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साक्षात्कार विधि है। प्रश्नावली विधि है। तो प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम आप देते हैं ना, एग्जाम देते हैं ना, कोई भी मान लेते कोई व्यक्ति नौकरी में चला जाता है और नौकरी में जॉब में जाने के बाद कभी कभी वो अपने आप को प्रोन्नति अपनी प्रोन्नति पाना चाहता है, अपना प्रमोशन पाना चाहता है। तो फिर वो क्या करता है, एग्जाम देता है, रिटन एग्जाम देता है या ओरल एग्जाम देता है। तो वो प्रश्नावली विधि हो गई। कार्य विश्लेषण की उपयोगिता। आखिर कार्य विश्लेषण किया क्यों जाता है? तो देखिए कार्य विश्लेषण इसलिए किया जाता है जिससे कि मानव संसाधन नियोजन में इसका उपयोग हो सके। मतलब जैसे कि कोई भी कार्य मानव करता है तो मानव एक मानव संसाधन हो गया और वो कार्य वो संगठन के लिए करता है। तो वो कार्य कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो इन सब चीजों को देखने हेतु कार्य विश्लेषण किया जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई? अब है भर्ती एवं चयन में उपयोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी संगठन में कर्मचारी की आवश्यकता है, कर्मचारी कम है, तो फिर ये देखा जाता है कि जो पुराने कर्मचारी है उसने कैसे कार्य किए हैं और कार्य के हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया निकाली, भर्ती की शेड्यूलिंग निकाली जाती है कि इतने कर्मचारियों की भर्ती होगी और चयन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक तरह से हमें ये बताती हैं कि कार्य विश्लेषण की आवश्यकता है। उसके बाद कार्य वर्गीकरण एवं कार्य मूल्यांकन में भी उपयोग होता है। निष्पादन मूल्यांकन में उपयोग होता है। मजदूरी एवं वेतन प्रशासन में उपयोग। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कर्मचारी है, कोई मानव संसाधन है, उसका वो किसी कोई कार्य को करता है, तो उसने कार्य को किस स्तर तक किया है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसके हिसाब से उसकी मजदूरी और उसका वेतन
तय होगा। तो इसलिए कार्य का विश्लेषण करना जरूरी है। जैसे कि सुबह 9 बजे आपके घर पे कोई बढ़ई मिस्त्री आता है और वो लकड़ी का काम करने को बैठता है, वो बोलता है कि भैया सुबह से शाम तक मैं जो भी काम करूंगा उसकी गुणवत्ता जैसी होगी आप वो पैसा दे दीजिएगा। फिर भी वो कहता है कि चलिए आप 500 दे दीजिएगा। जब शाम होता है, जब पैसे देने को आते हैं तो बोलते हैं भैया 450 ही रख लो, क्योंकि आपने उतनी गुणवत्ता का काम नहीं किया। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखा, कार्य विश्लेषण किया आपने कि वो जो बंदा काम किया है, उस बढ़ई ने जो काम किया है वो उतना अप टू मार्क नहीं था, वो उतना अच्छा नहीं था कि उसको 500 रुपये दिया जा सके। तो आई बात समझ में या नहीं? आई होप आप लोग ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और दो क्वेश्चन मैंने करवाए आज, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले ही करवाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। ऊपर में मैंने कुछ नोट्स मतलब बताएं आप लोगों को, तो वो भी अच्छा लगा होगा। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। दिन रात यही काम करता रहता हूँ तो आंखों में तो दर्द होगा ही। सारा दिन आप लोग मैसेज करते रहते हैं, वो हैंडल करता हूँ, रात को 12-1 बजे तक वीडियोस बनाता हूँ और फिर तब सोता हूँ और सुबह 6-7 बजे उठ करके फिर से यही काम करना होता है, तो दिक्कत होती है। खैर वो सब बातों को हटाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मोहनीश आर्यन, एक छोटा सा डैश, ये इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ गैस पेपर कुछ भी चाहिए तो 9523779253 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपने रिक्वायर्ड जो स्टडी मटेरियल है, इग्नू से रिलेटेड असाइनमेंट है, गैस पेपर है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी चाहे तो वो आप ले सकते हैं। www.ignutipsassignment.com पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों। पानी मुझे पीनी है, प्यास लगी हुई है, इसलिए मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।